This is the chapter of class 10 physics, electricity. Now some important terms and concepts are there. Today we are going to discuss those concepts in this video. The first is electricity. What is electricity? Electricity is simply the flow of charge. Now the question arises in our mind, what is charge? Charge is the property, internal property of a body due to which it shows the force of attraction or the repulsion with the another body. चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी दूसरी बॉडी के साथ में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाती है, रिपल्शन दिखाती है, उसी को कहा जाता है चार्ज. फॉर एग्जांपल, अगर कई बार आप देखोगे कि स्केल को बालों से रब करके अगर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आप उस स्केल से अट्रैक्ट कराने की कोशिश करोगे तो एक टाइम पर आकर वहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखेगा. वो किसके कारण है? वो चार्जेस के कारण है. और ये चार्जेस का फ्लो करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है. नाउ व्हाट इज करंट? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कभी भी किसी भी कंडक्टर में एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर कितने चार्ज, या हम ये कह सकते हैं चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर जो फ्लो कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज करंट. करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आई से. इसका फॉर्मूला बनता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्योंकि जो चार्ज होता है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को टी से. चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कुलाम्ब होती है, बिकॉज कुलाम्ब वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने चार्ज को इंट्रोड्यूस कराया था. और करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है. एमीटर एक डिवाइस होता है जिससे करंट को मेज़र किया जाता है. तो जो एसआई यूनिट है करंट की वो एम्पियर है, और चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कुलाम्ब है. नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा कंप्लीट सर्किट होता है जिसमें आप एक बैटरी को, कुछ कंडक्टर्स को, एमीटर को, इन की को, इन सबको कनेक्ट करके दिखाते हो. तो दिस सर्किट, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. हमेशा एक जैसे चार्जेस एक दूसरे से दूर जाते हैं. पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से दूर जाएगा. बट अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है. नाउ एक्सप्रेशन ऑफ द करंट, जैसे मैंने बताया आई से रिप्रेजेंट करते हैं. ये दिखा रखा है, जिधर की तरफ हमारी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव चार्जेस की मानी जाती है, इन द सेंस प्रोटॉन्स की. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. नाउ इफ समवन विल आस्क यू डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप फॉर्मूले पर जाओगे. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड. तो वी कैन से दैट व्हेन द 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोइंग इज इन 1 सेकेंड, देन वी कैन से दैट द करंट इज 1 एम्पियर. नाउ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. करंट को मेज़र करने की कुछ छोटी छोटी क्वांटिटी भी होती है, जैसे आप डिस्टेंस किलोमीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में मेज़र करते हो. ऐसे आप करंट को 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ एम्पियर के, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ के. एमीटर वो डिवाइस है जिससे आप करंट को मेज़र करते हो. ये हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जुड़ा रहता है. आगे चल के आपको पता चलेगा क्या सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन. और चार्ज का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जब चार्ज कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो हमेशा वो एक एग्जैक्ट नंबर में होता है. लाइक इट मीन्स कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो हमेशा एक होल नंबर होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन. वो कभी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं हो सकते. तो इसीलिए जब चार्ज जो ट्रांसफ़र हुआ अगर हमें वो निकालना है तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई से हम निकाल सकते हैं, जहाँ पर N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, दैट इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये फिक्स है. जब आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं उससे करोगे तो टोटल कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ वो निकल के आ जाएगा, और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है. नाउ these are some property which I have told you. This is a formula जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो, कि अगर ये भी देखा जाए कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा रहे हैं तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो F इज इक्वल टू KQ1 इंटू Q2 अपॉन R से आप निकाल सकते हो. Q होता है Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, R उनके बीच में डिस्टेंस होती है, और K एक फिक्स वैल्यू है जो कांस्टेंट माना जाता है 4πε0
इसका भी आपका 10th क्लास में नहीं है, ये आपका, ये जब आप 12th क्लास में आओगे तब आपके काम आएगा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब हम चार्ज को कभी भी इन्फिनिटी से एक दूसरे पॉइंट पर मूव कराते हैं, तो जब आप किसी भी चीज़ को मूव कराते हो तो उस पर वर्क डन होता है। तो इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज को मूव कराते टाइम उस पर कितना वर्क डन हो रहा है वो उसके अंदर एक पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है और उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है सिंपली कि दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। अगर आपने कभी भी चार्ज को मूव कराया तो उनके बीच में दो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है, जिसका फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, यानी कि किसी भी चार्ज को, एक कूलम चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन हुआ दैट इज नोन एज वोल्टेज। नाउ वोल्टेज की जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, उसको भी कैपिटल V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और फिजिसिस्ट एसियंड्रो वोल्टा थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम वोल्ट रखा गया। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है डिफाइन वोल्ट, तो 1 वोल्ट, तो हम कह सकते हैं व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम इन चार्ज देन वी कैन से दैट 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर वो डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर करंट को केवल डिटेक्ट करता है। एमीटर में और गैल्वेनोमीटर में ये डिफरेंस है कि अगर कहीं पर बहुत कम करंट है तो गैल्वेनोमीटर वहाँ पे कामयाब है, वो बता देगा कि हाँ यहाँ पे करंट है नहीं है, क्योंकि डिटेक्ट करता है, बहुत मामूली सी वैल्यू उठाता है। जबकि एमीटर को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, थोड़े बहुत करंट में जो एमीटर की नीडल होती है वो डिफ्लेक्शन नहीं करती। ओम्स लॉ, सर जॉन ओम्स एक साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन बताया था कि कभी भी अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए आप देखते हो भी हो कई बार अगर डबल फेज में लाइट आती है इन द सेंस 440 वोल्ट, तो वोल्टेज बढ़ी तो करंट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो सारा वायर में फ्लो होता हुआ इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बढ़ जाता है और सारे वायर जल जाते हैं। लेकिन ये केवल एक ही कंडीशन पर कामयाब होता है, जब टेम्परेचर को आप कांस्टेंट करते हो। तो इसलिए इसका एक्सप्रेशन जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। प्रोपोर्शनल का साइन जब इक्वल में कन्वर्ट किया तो कैपिटल कांस्टेंट वैल्यू R आ गया। R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन I आया। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट का अपोज करती है। नाउ जो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, और ये ओम का सिंबल होता है। नाउ दिस इज द ग्राफ जहाँ पर हमने y एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, x एक्सिस पर हमने करंट लिया है, और इनके बीच का स्लोप रेजिस्टेंस होता है। नाउ वेरिएबल रेजिस्टेंस जो कम या ज़्यादा किया जा सकता है। रियोस्टेट वो डिवाइस है जो रेजिस्टेंस मेजर करता है। रेजिस्टेंस के पैदा होने का कारण क्या है? जब कभी भी किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, और उनके कोलिजन की वजह से, उनके टकराने की वजह से ही रेजिस्टेंस पैदा होता है। नाउ रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर, किसी भी वायर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसकी तार की मोटाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जो एक सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एंटर करेंगे, करंट ज़्यादा एंटर करेगा, और करंट का उल्टा होता है रेजिस्टेंस। करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। बाकी रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, और टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नाउ इन्हीं सारी फॉर्मूले को लेते हुए हमने एक एक्सप्रेशन बनाया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में गया तो ये एक सिंबल आया जिसे रोहो कहा जाता है। रोहो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है। इसीलिए आप देखोगे कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस अलग होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी अलग है, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा क्योंकि उसकी अलग रेजिस्टिविटी है। इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा रेजिस्टिविटी का दैट इज RA अपॉन L, और ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है। Now you can see this numerical. After that there are two types of combination in which the resistance are connected: series combination in the sense end to end, parallel combination in which the two or the more conductor are connected from the two different points. These are the circuit for the series combination. Series combination में voltage divide हो जाती है लेकिन current same रहता है। and this is the expression, this is the formula of total resistance to calculate the total resistance, कि जितने भी resistance जुड़े उनको simple आप add कर दो तो आपका total resistance निकल आएगा। this is parallel combination. parallel combination में voltage same रहती है लेकिन current divide हो जाता है, और उसका जो formula निकल के आता है total resistance का that is 1 upon RP
P फॉर पैरेलल इज इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है कि जब आप किसी भी इंसुलेटर को या लाइक आप घरों में जो आयरन करते हो उसका जो सरफेस होता है नीचे का वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का मतलब होता है नाई एन आई, निकिल, क्रोमियम एंड आयरन, इन तीन से मिलकर एक एलॉय बनाया गया है। और इसलिए बनाया गया वो क्योंकि उसका जो रेजिस्टिविटी होता है जिससे आप आयरन करते हो कपड़ों पे, इतना ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी जिसके कारण सारा करंट रुक जाता है और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो हीट एनर्जी में कितना कन्वर्ट होगा उसके लिए फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई का मतलब करंट, आर का मतलब रेजिस्टेंस, टी का मतलब टाइम। तो आई स्क्वायर आर टी से आप टोटल हीट एनर्जी निकाल सकते हो। गीजर, हीटर, इन सब में नाइक्रोम यूज़ किया जाता है। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको अभी बताया, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नाउ पावर, पावर क्या है, कोई भी अप्लायंस कितना वर्क करता है एक सेकंड में, दिस इज नोन एज पावर। तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ वॉट, और जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ वर्क अपॉन टाइम। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि डिफाइन 1 वॉट, तो यू कैन से दैट कि हाउ मैनी जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, या वी कैन से दैट कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर इज 1 वॉट। And these are the 4 different formulas of power. P is equal to V into I, this is also the main formula. P is equal to V square upon R, भी V square into R होता है, और एक होता है V square upon R, और एक होता है I square into R। और इनमें से कोई से भी फॉर्मूले से पावर कैलकुलेट की जा सकती है। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन वगैरह गीज़र में भी यही मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, जूल्स लॉ ऑफ इक्विवेलेंट हीट। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी हीटिंग इफेक्ट पर ही बेस होते हैं। उसमें हम पतला सा कॉपर का वायर यूज़ करते हैं। जब कभी भी करंट ज़्यादा आएगा जिसकी वजह से हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी और वो कॉपर का वायर वहीं से टूट जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, करंट आगे नहीं जाएगा, जिससे आपके घरों के अप्लायंस खराब होने से बच जाएंगे। Now conductor which can pass the electricity, insulator which cannot pass electricity just because they are not having the free electrons. Now it's all about the chapter.